नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जीत पे आपका स्वागत है। दोस्तों अभी तक हमने केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक साम्यावस्था अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया की दर। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया की दर से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो होते हैं उसके सब टॉपिक होते हैं, वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सब टॉपिक से मतलब मेरा ये है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इस रेट ऑफ रिएक्शन के जो सब टॉपिक होते हैं उसके ऑर्डर, अभिक्रिया की कोटि, रिएक्शन ऑफ ऑर्डर। तो रिएक्शन ऑफ ऑर्डर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी मोलिकुलरिटी, इसकी आणविकता, अभिक्रिया की जो आणविकता होती है, मॉलिक्यूलरिटी होती है, वहां से इसके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया की दर से। अब बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की दर होता क्या है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो दोस्तों दर आप समझ रहे होंगे कि दर क्या हो, रेट को ही शो कर रहा होता है। जैसे हम सब क्या है, कंपटीशन की रेस में है, हम सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कोई सीजीपीएस से प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई जो है एसीएफ की तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए हम सब जो है रेस में है, जिसने ज्यादा मेहनत किया, जिसने मेहनत ज्यादा किया तो उनका जॉब लग गया, जिसने कम मेहनत किया उनका जॉब नहीं लेगा। लेकिन दोनों में समय लग रहा है, दोनों में समय बराबर लग रहा है, लेकिन जिसने ज्यादा मेहनत किया उसका जॉब लगा और जिसने कम मेहनत किया उसका जॉब नहीं लगा। तो जिसने ज्यादा मेहनत किया उसका रेट क्या है, बराबर ज्यादा है, लेकिन कम मेहनत किया उसका रेट क्या हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं भाई, इसको एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं। देखिए मेरा एक दोस्त है और मैं, दोनों ने शिव तांडव स्रोत गाया। दोनों शिव तांडव जो है श्लोक होता है उसको जब गाया, तो जब मेरे दोस्त ने गाया बहुत ज्यादा स्पीड से गाया, लेकिन मैंने क्या गाया, उसी को स्लो से गाया। जैसे जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डम निनादवड्डमरवयं चकार चंड तांडवम तनुतुन शिव शिवम। इसी तरीके से जब मेरे दोस्त ने गाया तो जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां। तो इस तरीके से जब मेरे दोस्त ने गाया दोस्तों, तो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर जब मेरे दोस्त का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसने बहुत ज्यादा स्पीड से गाया, जबकि उसी को, इसी श्लोक को मैंने क्या किया, कम स्पीड से गाया, तो मेरा रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये तो बात रहा किसकी, फिजिकल रेट के बारे में बात किया। अब बात करते हैं कि ये केमिस्ट्री में कैसे काम करता है, केमिकल रिएक्शन में ये चीज, इसका रेट कैसे काम करता है। तो देखिए A+B नाम का मैंने क्या लिया, कोई रिएक्टेंट अभिकारक लिया, बन जाता है हमारे पास C+D नाम का कोई प्रोडक्ट बन जाता है। तो देखना, समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से क्लियर किया था केमिकल रिएक्शन में, केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या बोला था मैंने कि A+B की कंसंट्रेशन, A+B की जो सांद्रता होती है रिएक्शन से पहले ज्यादा होता है, और रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट हो जाता है, क्रिया जैसे ही स्टार्ट हो जाता है, तो A+B की कंसंट्रेशन में क्या होती जाती है, कमी आती जाती है, उसकी सांद्रता कम होती जाती है। यहां पर सांद्रता कम हो रही है। अब समझना, A+B की सांद्रता जैसे ही कम हो जाता है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। A+B की सांद्रता कम तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, यहां पर समय लग रहा है। उसी तरीके से जब C+D जो हमको प्रोडक्ट मिला है, उस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में वृद्धि होती जाती है, उसकी कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता जब बढ़ते जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन दोनों में समय बराबर लग रहा है। यहां से समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ से समझते हैं दोस्तों। ग्राफ से हम कैसे समझ सकते हैं, देखना, ये हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारकों की सांद्रता, ये क्या है, अभिकारकों की सांद्रता है, और ये हमारा टाइम को शो कर रहा है। ये क्या है, हमारे अभिकारकों की सांद्रता, ये हमारा क्या है, टाइम है। देखना क्या बोला मैंने कि जो अभिकारकों की सांद्रता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, उस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की सांद्रता क्या हो रही है, कम हो रही है। जब रिएक्टेंट की सांद्रता कम हो जाती है, अभिकारकों की सांद्रता कम हो जाती है समय के साथ, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, समय बढ़ जाती है। कब की कंडीशन में, जब अभिकारकों की सांद्रता कम हो रही है समय के साथ, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। दूसरा जानते हैं, दूसरा ग्राफ में होता क्या है, ये समय है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, उत्पादों की सांद्रता। जब उत्पादों की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है, उत्पादों की सांद्रता में जब वृद्धि होती है तो समय के साथ तब भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। तब भी रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, इंक्रीज हो रहा है। मतलब यहां से आपको एक चीज क्लियर हो रहा होगा कि दोनों की कंडीशन में हो क्या रहा है, समय तो बराबर लग रहा है, दोनों में समय के साथ वृद्धि हो रही है, लेकिन किसी का जो है कंसंट्रेशन में कमी आ रही है तब भी रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन उसके प्रोडक्ट में क्या हो रही है, वृद्धि आ रही है कंसंट्रेशन में, तब भी रेट ऑफ रिएक्शन बराबर बढ़ जाता है।
अगर मैं इसका डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो डेफिनेशन कैसे होगा समझना, यदि किसी समय में मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में समय की वृद्धि हो जाती है, समय की वृद्धि हो जाती है, तब रेट ऑफ केमिकल तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सांद्रता में कमी आ जाती है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इस दोनों कंडीशन में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर क्या हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में बढ़ रहा है। यहां पर एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है कि देखना समय में क्या है, पहले समय क्या था, T1 था, T1 से T2 गया, पहले समय कितना था, T1 से T2 गया। उसी तरीके से जो कंसंट्रेशन है उसकी सांद्रता मान लेते हैं ये x1 है, ये क्या है, x1 है, और यहां पर चला गया क्या, x2 कमी आ रहा है, x1 सबसे ज्यादा था, x1 वहां पर सबसे कमी आ रही है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, उसकी सांद्रता में परिवर्तन आ रहा है और समय में भी परिवर्तन आ रहा है। तब की कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तब की कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मतलब सीधा सीधा बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन की फार्मूला बना रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन की फार्मूला कैसे लिखेंगे दोस्तों, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस चीज को बता रहा हूं। तो देखना, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब अभिकारकों की सांद्रता या अभिकारकों की सांद्रता या क्या होता है, प्रोडक्ट की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता या प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन आ जाता है और इसी क्या हो जाता है, ये चेंज ऑफ टाइम के बटे क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, देखना दोस्तों, यहां पर अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जब परिवर्तन आ जाता है तो ये किसके बटे में हो जाता है, समय अंतराल मतलब टाइम ऑफ चेंज के। तो देखना हो क्या रहा है, x2 से x1 परिवर्तन हो रहा है, ऐसे लिखते हैं x2 से x1, मतलब उसकी कंसंट्रेशन में कितना परिवर्तन हो रहा है। अभिकारकों के, पहले अभिकारक की बात कर लेते हैं, उसके बाद उत्पाद के बारे में बात करते हैं। तो अभिकारक के जो होता है कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता में कितना परिवर्तन आ रहा है, तो x2 से x1 परिवर्तन आया, कमी आ रही है, और समय में भी कुछ कमी आ रहा था, T2 से T1 कमी आ रहा होता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, जो चेंज होता है, परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को क्या करते हैं, डेल से डिनोट करते हैं। तो देखिए डेल x अपॉन डेल टी, ये क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है। लेकिन ये क्या है, कंसंट्रेशन है, किसकी, अभिकारक की, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, अभिकारक की सांद्रता है, और अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही, कम, इसलिए हम क्या कर देते हैं, माइनस साइन लगा देते हैं। तो ये माइनस साइन किसको बता रहा होता है कि जो अभिकारक की सांद्रता होती है वो अभिकारक की सांद्रता हो क्या रही है, कम हो रही है समय के साथ अभिकारक की सांद्रता क्या हो रहा है भैया, यहां पर कम हो रहा है। इसी तरीके से यदि अब अगर बात करते हैं उत्पादों की सांद्रता में क्या होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन प्लस डेल एक्स अपॉन डेल टी। तो ये उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि हो रही है और अभिकारकों की सांद्रता में क्या हो रही है, यहां पर कमी हो रही है। तो ये क्या शो कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन का, इस केमिकल रिएक्शन का हमने क्या बता दिया दोस्तों, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना मैंने आपको बता दिया। माइनस साइन आपको किसकी शो कर रहा है, उसकी सांद्रता में कमी को, और प्लस साइन किसको शो कर रहा है, उसकी सांद्रता में वृद्धि को। किसकी सांद्रता में, प्रोडक्ट की सांद्रता में वृद्धि, और कंसंट्रेशन इसके रिएक्टेंट की सांद्रता में क्या हो रही है, कमी आ रही है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर जो आपको डेल एक्स दिखाई दे रहे होंगे, यहां पर जो डेल एक्स है, इस डेल एक्स ये क्या बता रहा है, तो डेल एक्स क्या बता रहा है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता में परिवर्तन, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता में परिवर्तन। और सांद्रता का मैंने आपको यूनिट बताया था, सांद्रता के लिए यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स। सांद्रता के लिए यूनिट क्या होता है दोस्तों, मोल लीटर इनवर्स होता है। और यहां पर जो डेल एक्स होता है ये क्या बता रहा है, उसके टाइम में परिवर्तन, समय, चेंज ऑफ टाइम बता रहा है। और समय को क्या लेते हैं, यूनिट, सेकंड ले सकते हैं, मिनट ले सकते हैं, या फिर घंटे ले सकते हैं। अब हुआ क्या है, डेल एक्स अपॉन डेल टी, जिसको ROR बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, या इसी को स्मॉल r भी बोलते हैं। और इसकी यूनिट होगा क्या, तो इसकी यूनिट लिख देते हैं मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकंड, या फिर मोल लीटर इनवर्स
सेकंड इनवर्स। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था, प्रीवियस ईयर की जो एग्जाम हुआ था एसीएफ के, वहां पर आपको क्वेश्चन पूछा था रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर की यूनिट क्या होता है, उसकी इकाई क्या होता है, तो मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। लेकिन अभी हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, ये तो पूछा गया है, अब दोबारा इस चीज को नहीं पूछेगा। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन किसी जो केमिकल रिएक्शन दिया रहता है उस केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से निकाल सकते हैं। माइनस साइन क्या बता रहा है, प्लस साइन क्या बता रहा है, उसकी यूनिट हमने कैसे निकाला, और इसकी यूनिट होता है सांद्रता की, ये सेकंड का ये। तो जब हमने दोनों को वैल्यू पुट कर दिए तो मिला क्या, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। रेट ऑफ रिएक्शन की क्या हो जाता है, यहां पर यूनिट हो जाता है। यहां पर एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पूरा जो आपको रेट ऑफ रिएक्शन दिखाई दे रहे होंगे, पूरा रेट ऑफ रिएक्शन में देखिए हमने यूनिट जान लिया। अब बताते हैं दोस्तों, यहां पर जो पूरा रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है, यहां पर किसी केमिकल रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है, ये रेट ऑफ रिएक्शन वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन दोस्तों किस पर डिपेंड कर रहा है, अभिकारकों की सांद्रता पे डिपेंड कर रहा है। अभिकारकों की सांद्रता पे डिपेंड कर रहा है, मतलब प्रोडक्ट पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, अभिकारकों की सांद्रता पे। देखिए यदि आपको क्वेश्चन दिया दोस्तों किसी केमिकल रिएक्शन में 10 मिनट में, यदि किसी केमिकल रिएक्शन में 10 मिनट में उसकी सांद्रता कितनी हो जाती है, 50 हो जाती है। यदि किसी केमिकल रिएक्शन में 10 मिनट में किसी की सांद्रता 50 हो जाती है और 20 मिनट में उसकी सांद्रता कितनी हो जाती है, 30 हो जाती है, तो आपको पूछा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। आपको पूछा दोस्तों रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो मैंने आपको अच्छे से बताया है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, x2 - x1 अपॉन T2 - T1। वैल्यू पुट कर देते हैं, हो क्या आ रहा है, चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता में परिवर्तन आ रहा है। 50 से कितना हो गया, 30 हो गया। और ये क्या हो रहा है, 20 से कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। 20 से 10 तो निकाल सकते हैं, यहां से कितना आ गया, 20/10 कितना हो गया दोस्तों, यहां पर 2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो कितना हो रहा है, यहां का रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, 2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, जिसका रेट आ जाता है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और जानते हैं इसमें से और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यदि आपको एक केमिकल रिएक्शन दे दिया, देखने यदि आपको एक केमिकल रिएक्शन दे दिया और पूछा आपको उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सभी का पर्टिकुलर पूछा, आपको दिया H2 + Cl2 को रिएक्ट कराते हैं तो 2HCl मिल जाता है। क्या मिला, 2HCl। अब इस केमिकल रिएक्शन में यदि पूछा कि सभी का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सभी का, तो कैसे निकालेंगे भी देखना। मैंने आपको बताया था कि जो लेफ्ट साइड में होगा, जो रिएक्टेंट है, जो अभिकारक है, वो अभिकारक क्या है, माइनस है। क्यों, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता में कमी आ रही है, जबकि प्रोडक्ट की सांद्रता में क्या हो रहा होता है, वृद्धि हो रहा है। तो क्या होगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन, डेल H2/ΔT, लेकिन माइनस के साथ। क्यों, क्योंकि H2 की सांद्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। दूसरा निकाल लेते हैं, माइनस डेल Cl2/ΔT, इसका सांद्रता हो गया, इसके रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। और किसका निकाल सकते हैं, यहां पर जो उसके कंसंट्रेशन होता है, सांद्रता होता है, वो हमेशा अपॉन में आ जाता है, तो +1/2 डेल HCl/ΔT। तो ये मैंने क्या निकाल लिया दोस्तों, जो रिएक्शन दिया है उस रिएक्शन का सभी का हमने क्या निकाल लिए, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिए। क्या निकाल लिया हमने, रेट ऑफ रिएक्शन सभी का निकाल लिए। यदि यही क्वेश्चन और दिया आपको, N2 + H2 3H2 gives NH3 2NH3 अमोनिया दिया, और इसमें पूछा आपको रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। इसमें भी रेट ऑफ रिएक्शन यदि पूछ दिया तब क्या करेंगे, माइनस डेल N2/ΔT, ये क्या हो रहा है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन है, ये क्या हो जाएगा 1/3। क्यों, क्योंकि उसकी जो कंसंट्रेशन होता है वो हमेशा उसके अपॉन में आ जाता है। तो ये डेल H2/ΔT, और क्या कर सकते हैं यहां से 1/2 डेल NH3/ΔT। तो इस तरीके से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा, उस केमिकल रिएक्शन का आप रेट ऑफ रिएक्शन बता सकते हो, पर्टिकुलर सभी का। मैंने सभी का आपको बता दिया। अब बात आता है दोस्तों कि इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। तो देखना, आपको एक केमिकल रिएक्शन दे दिया,
यहां पर क्या दिया आपको, एक केमिकल रिएक्शन दिया। इस केमिकल रिएक्शन में पूछा क्या है कि HCl, इस केमिकल रिएक्शन में पूछा HCl, यहां पर हो क्या रहा है, HCl प्रोडक्ट में हमेशा वृद्धि होगा, तो HCl में वृद्धि हो रही है। जब HCl में वृद्धि हो रही है, HCl में वृद्धि हो रही है या फिर बढ़ रही है, तो HCl में बढ़ने की दर, क्वेश्चन पूछा आपको, HCl में बढ़ने की दर H2O के विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर या फिर घटने की दर की तुलना में कितना है, की दर की तुलना में कितना है, ये क्वेश्चन पूछा। देखना एक बार और क्वेश्चन मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि HCl की बनने की दर या HCl की बढ़ने की दर H2 के विलुप्त होने की दर की तुलना में कितना है। तो कैसे करेंगे, उसके विलुप्त होने की दर में कितना है। तो दोस्तों मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है कि रेट ऑफ रिएक्शन हम पहले निकालेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, H2 का डेल H2 अपॉन डेल T माइनस के साथ, माइनस के साथ, और हो क्या रहा है इसका पूछा है ना, तो ये कितना आ गया प्लस 1/2 डेल HCl अपॉन डेल T। हमको पूछा क्या है, HCl के बढ़ने की दर, HCl के बनने की दर या बढ़ने की दर या फिर वृद्धि होने की दर, इस ये हो रहा है वृद्धि हो रहा है, और इसकी तुलना में H2 के विलुप्त होने की दर की तुलना में कितना है। तो कितना है भैया, ये आधा ही तो है, क्या है ये, आधा ही तो है, हाफ नहीं है, ये सॉरी हाफ है, दो नहीं है, दो गुना नहीं है, आधे है। तो मतलब क्या हो जाएगा, H2 के विलुप्त होने की दर कितना है, हाफ है। HCl की बढ़ने की दर कितना है, हाफ है। और यदि यहां पर आपको पूछ दिया H2 के विलुप्त होने की दर कितना है, H2 के विलुप्त होने की दर, तो इसी को हम सामने ला देंगे, तो 2 गुना। H2 के विलुप्त होने की दर यहां पर क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहां से यदि आपको क्लियर नहीं होगा तो देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया, यदि क्वेश्चन दिया N2 + 3H2 गिव्स, आपको दिया 2NH3, इस अभिक्रिया में यदि पूछ दिया N2 के विलुप्त होने की दर, इस अभिक्रिया में पूछा आपको N2 के विलुप्त होने की दर या N2 के घटने की दर, तो N2 के घटने की दर, N2 के घटने की दर या N2 के घटने की सांद्रता पूछ सकते हैं। अमोनिया NH3 के बनने की दर, ये बनने की दर की तुलना में कितना है, इसका कंपेयर करना है दोस्तों, N2 के घटने की दर और NH3 की बनने की दर। एक चीज आप याद रखना, जो हमेशा रिएक्टेंट होगा वही रिएक्टेंट क्या होगा, विलुप्त होगा या फिर कमी आएगा। क्यों, क्योंकि ये जब तक इसको हम लगाएंगे नहीं तो हमारा तो प्रोडक्ट मिलेगा नहीं, मतलब प्रोडक्ट में कमी और ज्यादा नहीं होगा, वहां हमेशा प्रोडक्ट में क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन विलुप्त हम कम ज्यादा किसमें कर सकते हैं, तो यहां कर सकते हैं उसके अभिकारक में। तो यहां से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को, N2 के घटने की दर देख लेते हैं, माइनस डेल N2 अपॉन डेल T, ये किसके बराबर है, तो 1/2 NH3 अपॉन डेल T के बराबर है। पूछा क्या है दोस्तों, N3 के बनने की दर की तुलना में कितना है, अमोनिया के बनने की दर की तुलना में कितना है, तो यहां पर कितना है, हाफ। कितना है दोस्तों, ये हाफ है, कितना है, आधी है। तो NH3 के बनने की दर की तुलना में कितना है, N2 हाफ है, आधी है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब देखते हैं, यहीं से आपको एक न्यूमेरिकल पूछ दिया, यहीं से यदि आपको एक न्यूमेरिकल पूछा तब क्या करेंगे। न्यूमेरिकल यदि पूछा, यहां से देखना, न्यूमेरिकल पूछ दिया N2 के घटने की दर या N2 के विलुप्त होने की दर कितना है, 10 है। यदि N2 के विलुप्त होने की दर 10 है तो NH3, तो क्या दिखा, NH3 के बनने की दर कितना होगा, कुछ नहीं है दोस्तों, N2 के विलुप्त होने की दर कितना है, 10 दिया है, तो यहां कर देंगे डेल N2 और अपॉन डेल T, ये किसके है, 1/2 NH3 अपॉन डेल T के बराबर है। वैल्यू पुट कर देंगे, N2 के घटने की दर या विलुप्त होने की दर कितना है, 10 है, तो -10, इसका है ना पूरे के क्या है, -10, ये किसके बराबर है, 1/2 डेल ये NH3 अमोनिया अपॉन डेल T के। इसका हमको पूछा है तो हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो -10 × 2 = -20। तो ये -20 क्या हो जाता है, हमारा यही आंसर हो जाता है। अमोनिया के बनने की दर कितना है, -2। यदि N2 को 10 हम कम कर देते हैं, यदि N2 का जो सांद्रता होता है या उसका रेट हम क्या कर देते हैं, 10 कम कर देते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा, अमोनिया मिलेगा, -20% हमको कम अमोनिया मिलेगा। यदि हमने नाइट्रोजन को कम कर दिया तो
अमोनिया भी कम मिलेगा। हमने नाइट्रोजन जैसे ही 10 किया कम तो 20 कम हो रहा है। अब ये जो माइनस दिखा रहा है दोस्तों, वो किसकी को दिखा रहा होता है, वो उसकी कमी को दिखा रहा होता है, उसकी कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता में कमी को ये चीज बता रहा है। तो यहां से आपको क्लियर है, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहां से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां से दोस्तों एक चीज आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो कंसंट्रेशन है, देखिए A+B गिव्स C+D। हमने अभी तक देखा जितने भी रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बताया, वो रेट ऑफ रिएक्शन वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा था। जितना भी रेट ऑफ रिएक्शन वो किस पर डिपेंड कर रहा था, उसके अभिकारकों की सांद्रता पे डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, अभिकारकों की सांद्रता पे डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता। एक चीज आप याद रखना कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो प्रोडक्ट पे डिपेंड कभी नहीं करेगा, वो किस पर डिपेंड करता है, अभिकारकों की सांद्रता पे डिपेंड करता है। यदि हमने अभिकारकों की सांद्रता को कम ज्यादा कर सकते हैं तो हमको प्रोडक्ट भी कम ज्यादा मिलेगा। और रेट ऑफ रिएक्शन इसी पे डिपेंड करता है कि क्रिया कैसे होगा। तो हो क्या रहा है यहां पर, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, अभिकारकों की सांद्रता पे डिपेंड कर रहा है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अभिकारकों की सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, इसके ए और बी, तो हमने ए लिया और बी ले लेते हैं। यहां पर जो एक्स और वाई दिख रहे होंगे ये क्या है, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन, ए की सांद्रता और बी की सांद्रता को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर के लगा दिया, एक कांस्टेंट लगा दिया, तो ए एक्स और ये क्या हो गया बी वाई, ये क्या हो जाता है आर, और इसको बोलते हैं हम स्मॉल और भी बोलते हैं, जिसको रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाता है, कांस्टेंट के ए एक्स और बी वाई के। यहां पर जो के दिखाई दे रहे होंगे इसी को क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट या इसी को दर स्थिरांक बोलते हैं। क्या कहते हैं भैया यहां पर दर स्थिरांक, और दर स्थिरांक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैसे पूछता है देखना, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछता है। आपको पता चल गया कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली किसने प्रोपोर्शनल होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अभिकारकों की सांद्रता के। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड नहीं करेगा, प्रोडक्ट पे कभी डिपेंड नहीं करेगा, वो किस पर डिपेंड करता है, A+B अर्थात अभिकारकों की सांद्रता पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहां से रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे पूछा जाता है, या रेट कांस्टेंट का जो क्वेश्चन कैसे बनता है। तो बात करते हैं यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछा, ये चीज आपको क्लियर है। आपको एक केमिकल रिएक्शन दे दिया, यदि आपको एक केमिकल रिएक्शन दिया, आपको दिया H2 + Cl2 गिव्स 2HCl, हमको ये एक केमिकल रिएक्शन दे दिया, और इस केमिकल रिएक्शन में दिया H2 की कंसंट्रेशन सपोज 5 दे दिया, H2 की कंसंट्रेशन 5 और Cl2 की कंसंट्रेशन भी 5 दे देते हैं। और यहां पर आपको दिया के, जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी कितना दे दिया, 2 दे दिया। सपोज रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको 2 दिया, तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन आपको बताना है, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। ये हमको केमिकल रिएक्शन दिया, इस केमिकल रिएक्शन में H2 की कंसंट्रेशन 5, Cl2 की कंसंट्रेशन 5 और K की कंसंट्रेशन 2 दे दिया, सॉरी K की वैल्यू 2 दे दिया, और ROR बताना है आपको, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला अभी बताया था, KH2 और ये क्या होता है Cl2। क्यों, ये हमारा कोई काम का नहीं है, ये हमारा कोई काम का नहीं है। जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं हमारा काम का ये, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है दोस्तों, अभिकारकों की सांद्रता पे डिपेंड करता है। वैल्यू पुट कर देंगे, के की वैल्यू आपको 2 दिया है, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 5, तो कितना 5 25 50। तो हमको क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। यहां से हम इसकी यूनिट लिखते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या निकाल सकते हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, जब आपको ये सारी चीजें दिया रहेगा तब की कंडीशन में। और यहीं से आप क्या निकाल सकते हो, देखना दूसरे कंडीशन में आपको पूछा, आपको रेट ऑफ रिएक्शन क्या दे दिया, रेट ऑफ रिएक्शन फिर से 5 दे दिया, आपको रेट ऑफ रिएक्शन 5 दिया, और आपको पूछा क्या, के की वैल्यू पूछा, दर स्थिरांक पूछा। तो दर स्थिरांक कैसे करेंगे, इसी का दर स्थिरांक हम कैसे निकालेंगे, तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है ROR अपॉन H, और ये क्या होता है, सॉरी Cl2। वैल्यू पुट कर दिए, वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आ गया हमारा 5 है,
अपॉन 5 इंटू के, ये क्या हो गया नीचे 5 को 1/5 इज इक्वल टू के। तो हमारा रेट कांस्टेंट भी निकल गया यहाँ से हम क्या निकाल लिए, रेट कांस्टेंट निकाल लिए। तो इस तरीके से दोस्तों एग्जाम में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, दर स्थिरांक कैसे निकालते हैं। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। अब अलग टाइप के देखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसी का, रेट ऑफ रिएक्शन का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। अगला टाइप जानते हैं इसी का, रेट ऑफ रिएक्शन का अगला वाला टाइप का क्वेश्चन जानते हैं दोस्तों। यहां से हमको क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता है। देखिए, यदि आपको क्वेश्चन दिया नाइट्रिक ऑक्साइड 2NO को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, यहां से प्रोडक्ट मिलता है। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन से हमको प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, जो रिएक्टेंट है, अभिकारक है, उससे मतलब है। तो हमको यहां पर क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिलता है। तो कोई भी प्रोडक्ट मिलता है, कोई दिक्कत नहीं वहां से। और यहां से आपको क्वेश्चन पूछा, ये तो आपको केमिकल रिएक्शन दे दिया, इस केमिकल रिएक्शन में पूछा क्या है क्वेश्चन, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन दोनों की वैल्यू या इन दोनों की सांद्रता को क्या कर देते हैं, 2 गुना कर दिए। इन दोनों की सांद्रता को हमने क्या कर दिए, 2 गुना कर देते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन पूछा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं इस क्वेश्चन को। यदि 2NO + O2 एक रिएक्शन दिया, इस रिएक्शन में पूछा है NO और O2 की जब वैल्यू को या फिर उसकी कंसंट्रेशन सांद्रता को, उसकी दर को हमने क्या कर देते हैं, 2 गुना कर देते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना बढ़ जाएगा या फिर कितना गुना कम हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन। तो बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो इसका निकाल लेते हैं जो दिया है हमको दिया क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इसका दिया है। तो हमको क्या निकालते हैं दोस्तों, NO, लेकिन उसका कंसंट्रेशन 2 पावर में चला गया। यहां पर क्या है, O2 में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, हमने इक्वेशन इसको फर्स्ट दिया। दूसरा हमको दिया है, दूसरा हमको क्या दिया है, इसको चेंज कर दिए, हमने इसमें परिवर्तन कर दिया। N2 और O2 की कंसंट्रेशन सांद्रता को हमने 2 गुना कर दिया। तब क्या होगा, कर देते हैं 2 गुना NO, ये NO की पावर 2 और ये 2O2, इस 2O2 यहां से हमको निकल के क्या आ गया, यहां से ये क्या हो गया 4, 2 to 4 NO और यहां से 2O2, ये निकल के आ गया। हमने इक्वेशन इसको सेकंड दे दिया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को हमने इक्वल कर दिया। हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब इक्वल किए तो क्या हो गया, ये सेम मिला, ये हमको सेम मिला, लेकिन 4 और 2 तो अलग हो गया। यहीं से हमको क्या मिला, 8। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, जब हम NO और O2 की जब क्या करते थे, कंसंट्रेशन को 2 गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है दोस्तों, 8 गुना बढ़ जाता है। क्या हो रहा है, यहां पर 8 गुना क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम रेट ऑफ रिएक्शन यहां से कैसे निकालें। देखिए, जब हमने NO और O2 इस दोनों से हमको प्रोडक्ट मिला, दूसरे बात हमने क्या कर दिए, जो NO और O2 की 2 गुना बढ़ा दिए, दोनों को 2 गुना जब बढ़ा दिए, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है, जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा 8 गुना ज्यादा मिलेगा। जो प्रोडक्ट क्या मिलेगा दोस्तों, हमको 8 गुना ज्यादा मिलेगा। यहां से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए, अगला क्वेश्चन यदि दिया आपको, देखिए अगला क्वेश्चन दिया A + 2B गिव्स C + D। सपोज हमको प्रोडक्ट बनता है A + 2B गिव्स C + D, हमको प्रोडक्ट मिलता है। इस रिएक्शन में यदि आपको पूछा B की कंसंट्रेशन को हमने 2 गुना कर दिया, B की कंसंट्रेशन, B की सांद्रता को यदि 2 गुना कर देते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन में कितना गुना बढ़ जाएगा या उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं। इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा कि AB2, क्यों, उसकी कंसंट्रेशन 2 है, हमने इसका क्वेश्चन फर्स्ट। दूसरे को हम क्या कर देते हैं, वही सेम कर देते हैं, दूसरा 2 गुना हो जाता है, ये एक तो यही है, 2 से 2 गुना हो गया ये। इसको इस तरीके से सेकंड, तो यहां से 2 2 4, 2 और 2 4, लेकिन बाकी क्या है, सेम है। इसका मतलब ये क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाता है दोस्तों, 4 गुना बढ़ जाता है, 4 गुना बढ़ गया। जब हमने A + 2B C + D एक क्या लिया, केमिकल रिएक्शन लिया, और इस केमिकल रिएक्शन में जो अभिकारक है, रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट में हमने क्या कर दिया, B की कंसंट्रेशन को 2 गुना कर दिया। तब क्या हो जाता है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन में 4 गुना की वृद्धि हो जाता है। मतलब प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, 4 गुना ज्यादा प्रोडक्ट हमको मिलेगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां से भी आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि क्वेश्चन मैं कैसे क्लियर कर रहा हूं दोस्तों। यहां से अगला क्वेश्चन दिया A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, हमको कोई रिएक्टेंट दे दिया, रिएक्टेंट दिया और प्रोडक्ट दिया, हमको केमिकल रिएक्शन दिया। इस केमिकल रिएक्शन में आपको पूछा क्या है, यदि A की कंसंट्रेशन को हाफ कर देते हैं, A की कंसंट्रेशन को हाफ और B की कंसंट्रेशन को दोगुना कर दिए, A की कंसंट्रेशन को A की कंसंट्रेशन को हाफ और B की कंसंट्रेशन को दोगुना कर देते हैं, तब रेट ऑफ रिएक्शन में क्या प्रभाव होगा, क्या परिवर्तन होगा, क्या चेंजेस होगा, क्या वृद्धि होगा, घटेगा, क्या होगा, कितना गुना बढ़ जाएगा या फिर घटेगा। तो देखना, सबसे पहले क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, के, ये ए और ये हो गया बी। दूसरा निकाल लेते हैं आर, इसको R1 हमने दे दिया, दूसरे को R2 दे देते हैं। पहले क्या बोला था, ए की कंसंट्रेशन को हाफ कर देना है, ए की कंसंट्रेशन को कर देते हैं हाफ, बी की कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं दोस्तों, दो गुना कर दिए, बी की कंसंट्रेशन को हमने क्या कर दिया, दुगुना कर दिया। अब दोनों को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। जब इक्वल किए तो ये और ये तो कट गया, दो और दो दोनों कट गया, दोनों का दोनों क्या है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों एक दूसरे के इक्वल है, दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसमें नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब हमने A प्लस बी C प्लस डी हमको एक केमिकल रिएक्शन दिया, उस केमिकल रिएक्शन में क्या दिया आपको, A की कंसंट्रेशन सांद्रता उसकी दर को हाफ कर देते हैं, B की कंसंट्रेशन को दोगुना कर देते हैं और ROR आपको पूछता है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आता, रेट ऑफ रिएक्शन कोई चेंजेस नहीं आता। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, जो ACF के एग्जाम है या फिर CGPS से या फिर कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, TGT PGT जहां पर साइंस आता है, केमिस्ट्री आता है, तो वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन से, अभिक्रिया की दर से, अब अभी तक तो हमने जाना अभिक्रिया की दर जाना, अब जानते हैं दोस्तों अगले वीडियो में हम जानेंगे उसकी जो अभिक्रिया की कोटि होता है, उसकी आणविकता होता है, ये सब जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।